अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इस्लामाबाद में खबर गर्म है जनाब के इमरान खान साहब इस वक्त भरपूर किस्म की तैयारियों में हैं। इस वक्त उन्होंने अपने हरकारे भिजवा दिए हैं, राब्ते किए जा रहे हैं, मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि जनाब ताड़ी मेहरबानी को थोड़ा सा टाइम दे दें, आपसे मुलाकात करनी है। अब ये मुलाकात यकीनी तौर पर इमरान खान साहब अगर टाइम मांग रहे हैं, ये किसी माजिद जैसे तो उन्होंने नहीं करनी है, उन्होंने किसी आला तरीन शख्सियत से करनी है। और वो आला तरीन शख्सियत मेरी नज़र में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकती। और इस मुलाकात के लिए कुछ सियासी शख्सियात जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब समझी जाती हैं उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और वो मुतहरक हुए हैं। उनकी तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं कि पाइन एक दफ़ा मिल लो, की हो गया, बच्चा है, गलती कर बैठता है, बार बार पटरी से उतर जाता है, हम उसको खींच के पटरी पे लेके आते हैं, लेकिन ये फिर बार बार पटरी से उतर जाता है। आप एक दफ़ा मुलाकात करके इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझा देंगे तो फिर ये दोबारा गलती नहीं करेगा। आपकी एक जो लाल लाल आँखें हैं, आप ज़रा घूर के देखेंगे तो इनके सारे के सारे तबक जो हैं वो अच्छे तरीके से रोशन हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक इस मामले के अंदर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आ रहा। अलबत्ता मुख्तलिफ पैगामात और राब्तों के नतीजे में जो जवाब दिया गया वो ये है कि जनाब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, वो इस वक्त सैलाब ज़दगान और सैलाब ज़दगान की मदद और मुसीबत में फंसे हुए अपने बहन भाइयों की मुकम्मल तौर पर उसके लिए रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी में उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। लिहाजा जब तक ये जो एक कुदरती आफत है ये ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक जनाब किसी किस्म की कोई मुलाकात का इम्कान नहीं है। और वैसे भी वो इस वक्त रावलपिंडी में नहीं है, लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती। जिसके ऊपर वो जो राब्ताकार थे, वो जो करिंदे थे, उनका ये कहना था कि जनाब कोई बात नहीं, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, जब भी वो फ्री हों, जब भी उनके पास वक्त हो तो आपने हमें याद करना है, एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है, वो मुलाकात हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि तमाम मामला बिल्कुल यूँ प्लस्तर हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि कभी आप मिस्टर एक्स का जिक्र करते हैं, कभी आप मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद में कोई बंदा आ गया। अभी कल ही जेलम के अंदर जलसे के अंदर ये कहा खान साहब ने कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की साजिश की गई है। मिस्टर वाई इस्लामाबाद में बैठा है और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफजदा करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कोशिशें कर रहे हैं, इस किस्म की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जनाब पाँव पकड़ने की भी मुकम्मल तौर पर तैयारी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हर वक्त इमरान खान साहब ने ये जो मौला जट की तरह गंडासा पकड़ा होता है, उनको अचानक ये मुलाकात की दरख्वास्त की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? ऐसा क्या होने जा रहा है जिस पर उनको इस बात की ज़रूरत पेश आई कि यार नहीं, ये अब मामला जो है ना, ये पानी जो है वो नाक उसके अंदर डूबने वाली है, लिहाजा अब थोड़ा सा गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। और ये सोच आने का मतलब ये है कि जनाब उनको कुछ जो जिसे हम कह सकते हैं बुरे वक्त का कुछ इदराक होने जा रहा है। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त दोनों बलूचिस्तान के दौरे पे हैं और वहाँ पर उन्होंने इमदादी सरगर्मियों की निगरानी भी की है अलग अलग। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये दो टोक अंदाज में ये बात की है कि सैलाब से मुतासरा हर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये जो है गोट, सदूरी, लाखड़ा और लसबेला में कायम फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का दौरा किया। वहाँ पर सैलाब मुतासरीन और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ फ़ौजियों से उन्होंने मुलाकात भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम तरजीह हैं, सैलाब से मुतासरा हर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाने की हदायत की है। बड़ा अच्छा जेस्चर है और ये यकीनी तौर पर जितनी बड़ी आफत है, इसका वॉल्यूम जितना बड़ा है, वो किसी एक बंदे, इदारे या एक हुकूमत के बस का काम नहीं है। बलूचिस्तान अगर हम देखें, वो एक तो सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा सूबा है, सबसे ज़्यादा पसमानदा सूबा है। और सितम यह है कि वहाँ का जो सरदारी निज़ाम है, वो ये तमाम फ़ंड्स जो वफाक की तरफ से आते हैं वो वहाँ तक पहुँचने का जो बंदोबस्त नहीं है, कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम नहीं है जिसके ज़रिए ये बात को मोनीटर किया जा सके कि जनाब ये फ़ंड्स जिन लोगों के लिए आते हैं उनके ऊपर खर्च हों, बनिस्बत इसके कि जनाब वो तमाम के तमाम पैसे सरदारी निज़ाम की भेंट चढ़ जाते हैं। जिन लोगों के हाथ में आते हैं वो अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद ये जो बेचारे लुटे फूटे अफराद हैं ये फिर उसी ईंट गारे से दीवारें खड़ी करेंगे, उसके ऊपर जो है वो छप्पर डालेंगे और उसके अंदर रहना शुरू कर देंगे।
लेकिन इन तक भी तमाम वसाइल पहुंचाना है, इनको भी सेहत की तमाम सहूलियात देना, यहाँ पर भी स्कूल कॉलेजेस खोलना, यहाँ पर भी डेवलपमेंट्स के काम को करना, तमाम लोगों को रियासत को अपनाना है। रियासत ऐसा नहीं हो सकता कि रियासत के नज़दीक जो डिवीजन्स हों कि जनाब ये वाला बंदा जो है ये गोरा चिट्टा है, ये इसको लिए हम बोलेंगे ये अंग्रेज़ी बोलता है, ये उर्दू बड़ी अच्छी बोलता है, इसके लिए तमाम वसाइल हैं, ये बंदा पंजाबी बोलता है, ये बंदा सिंधी बोलता है, ये बंदा बलोची बोलता है, इनको ज़रा हम थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन करेंगे। जिस तरह हिंदुओं के निज़ाम के अंदर नहीं था 4 दर्जे बन जाते थे, एक ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था। इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो रियासत है उसको यकीनी तौर पर अपने तमाम शहरियों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने चाहिए, एक जैसी मोहब्बत बांटनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर ये वाला निज़ाम नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से रियासत और अवाम दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं या दोनों के दरमियान फासले बढ़ जाते हैं। इन फासलों को कम करने की ज़रूरत है। आफत है, यकीनी तौर पर है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि ये सब अगर मिल के खड़े हो जाएं तो हम एक हजूम से एक कौम बन सकते हैं। ये वो मौका है जो पाकिस्तान को एक कौम बनने पर आमादा कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ले, दूसरा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ले। इससे यकीनी तौर पर जो एफ़र्ट्स हैं वो उनको खासी हद तक नुकसान पहुंचेगा। शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने भी बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की हंगामी तौर पर ग्रांट का ऐलान किया और उनका ये भी कहना है कि ज़िंदगी में इस तरह का सैलाब नहीं देखा, देहात के देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। उनका ये कहना था कि 2010 का जो सैलाब है वो सिंध और मुलक्का इलाकों तक महदूद था, लेकिन इस बार पानी चारों तरफ फैला हुआ है। सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जबकि सवात, दीर, कलाम में बहुत ज़्यादा तबाही मची है। और उन्होंने दौरा किया है जाफराबाद का, झलमक्सी का और दीगर इलाकों का उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया है। उनका ये भी कहना है कि मुख्तलिफ़ ममालिक से, दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद आना शुरू हो गई है, जल्द ये इमदाद लोगों तक पहुँच जाएगी। फिर उन्होंने इमदाद के हवाले से सीक्वेंस बताया कि किस तरीके से है, लोग भी, आम लोग भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के अंदर चंदा दे सकते हैं और सबको इस मामले में अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब मामला ये है कि एक जानिब हुकूमत भी अपनी कोशिशें कर रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी आज एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, तकरीबन 3 घंटे की, और उनके लिए कोई 50 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं जहाँ पर वो अपनी ये जो टेलीथॉन है या मैराथन ट्रांसमिशन है वो करेंगे और वहाँ से भी फंड रेजिंग की जाएगी। बेहतर है ना, ये नहीं है कि किसी को काम करने से रोका जाना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, लेकिन ये वक्त है जहाँ पर एक जैसा पैगाम मिलना चाहिए, लेकिन वो एक जैसा पैगाम मिल के नहीं दे रहा। यही वजह है कि जो कल बातें आई थी ना सामने, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जलसे में कहा था कि ये जो चिट्टी चमड़ी देख के डर जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, दिल बड़ा करें, IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करें, दिल बड़ा नहीं कर सकते तो ट्रांसप्लांट करा लें। इस किस्म की बातों से जो है वो इस मौके की मुनासबत से ये वाली बातें नहीं है। ये वजह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर रद्दमल दिया। वो आज सियालकोट में थे और उनका ये कहना है कि जनाब मुल्क के 75% एरिया जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत है और वही एरिया इस वक्त खासी हद तक वो सैलाब की जद में है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जनाब इस वक्त लोगों को मुसीबतों से निकालने की कोशिश करें और अब आपकी जो हुकूमतें हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। वफाक भी है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए, लेकिन हुकूमतें आपकी हैं, गाली आप वफाक को दे रहे हैं और ये वाली सूरत हाल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती और यकीनी तौर पर नहीं हो सकती। इसको तो नहीं आना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही आई हुई है, लेकिन इमरान खान साहब को जुलूसों की बड़ी ख्वाहिश, सिर्फ जुलूसों की भी नहीं पड़ी और भी बहुत सारे मामलात की पड़ी हुई है। मामला इस वक्त पेचीदा है। पेचीदा इस वजह से है कि हर एक अपनी अपनी दरक पे बैठा है। हुकूमत ये चाहती है कि जनाब हमने ये जो सख्त तरीन फैसले किए हैं, लोगों की गाली खाई है, लोगों से बुरा भला सुना है, अब हमें अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा वक्त कब आएगा? जब IMF की तरफ से जो अब पैसे हैं वो मंजूर हो जाएंगे, प्रोग्राम आ जाएगा, उसके साथ दोस्त ममालिक की तरफ से मदद आ जाएगी, तो उसके नतीजे में इकनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट की जा सकती है और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होने के बाद ये जो बोझ लादा गया है आवाम पर ये उतर सकता है। लेकिन उसके दौरान ये कुदरती आफत आ गई जिसने वो सारी की सारी प्लानिंग को बिल्कुल ही तहस नहस करके रख दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर
होना तो ये चाहिए था कि सारे लोग एकदम इकट्ठे होते, लेकिन यहाँ पर भी अभी आवाज़ें आ रही हैं जिस तरीके से PTI के जो हैं वज़ीर ख़जाना KP, उन्होंने ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा जनाब वो IMF के साथ जो हमने 6 जुलाई को आपके साथ MOU साइन किया था, अब हम उसकी पाबंदी नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब महंगाई की शरह 44% से ज़्यादा हो चुकी है और हुकूमत को IMF से होने वाली डील पर मुकम्मल वज़ाहत देना होगी, तमाम शराइत को सामने लाना होगा। वजह क्या बताते हैं? वजह वो ये बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत में शामिल सियासतदानों के मालियाती मामलात में हैसियत मुतनाज़ है, इनकी बातों पर आंखें बंद करके एतमाद नहीं कर सकते। अब ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि उनकी हैसियत मुतनाज़ है, हम दूध के धुले हैं, हमारी कोई हैसियत मुतनाज़ नहीं। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर अकाउंट्स है, हम पाक साफ़ हैं। उसके ज़रिए FIA के अंदर तहकीकात के अंदर अरब हार रुपए की हैंकी फेंकी निकली, हम पाक साफ़ हैं। वो अभी रिपोर्टें आ रही हैं कि जनाब ये जो कलाम के करीब वो जो हनीमून होटल गिरा था, वो 2010 के सैलाब में भी गिरा था। फिर पता चला ये कि वहाँ पर जो KPK की इंतज़ामिया थी वो इजाज़त नहीं दे रही थी वो वहाँ उस बेल्ट के ऊपर होटल्स को बनाने की। वो ये कह रहे थे कि जनाब ये दरियाई गुजरगाह है, यहाँ पर हम आपको होटल बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते, और वो उस पर अड़ गए, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। बाद में पता ये चला कि जनाब मुराद सईद साहब जो एक वज़ीर रह चुके हैं इमरान खान साहब की काबीना में, और उस वक़्त वो KPK के अंदर चूँकि PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भरपूर तरीके से अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया, और ना सिर्फ उनको इजाज़त लेके दी बल्कि उस चक्कर के अंदर बेशुमार लोगों को इजाज़त मिलेगी। प्रणाली खोलना होता है ना, टूटी खोलनी होती है, उसके बाद फिर वो गंगा बह जाती है, हर कोई हाथ धोएगा। हनीमून होटल को उन्होंने इजाज़त लेके दी, बाकियों को फिर इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब इसको इजाज़त मिल सकती है, तो बाकियों को भी इजाज़त मिल सकती है। बाकियों के ने उस प्रेसिडेंट के ऊपर इजाज़त ले ली और होटल बना लिए। अब ये काम मुराद सईद साहब ने अल्लाह वास्ते किया होगा, यकीनी तौर पे नहीं किया होगा, लेकिन चूँकि ये काम हो रहे हैं, लिहाजा आप किसी एक को ये नहीं कह सकते कि जनाब तुम ऐसे हो मैं ऐसा हूँ। इस हमाम में सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे हैं, सब के अंदर दौड़े लगी होती है। मिसाल के तौर पर ये जो खबर का आगाज़ के अंदर मैंने जिक्र किया, ये क्या है? मतलब इससे पहले भी पाकिस्तान का वो कौन सा पॉलिटिशियन है जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो इस्टेब्लिशमेंट के दर दौलत पर हाज़िरी ना दे, वहाँ से अपने लिए आशीर्वाद ना हासिल करे, वहाँ से अपने लिए कंधे पर थपकी ना ले, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर असल हुकूमत किसकी है। और ये जो नुमाइंदे सामने आते हैं ये उधर की मंजूरी के बाद आते हैं, और फिर वो ये समझते हैं कि जनाब हम हुक्मरान बन गए हैं, अब हमारा फैसला चलनी चाहिए। जब वो हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं, जब वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, वही एक लम्हा होता है जब उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फिर वो इक़्तिदार से बाहर निकालने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और यही दायरे का सफ़र है जो हम मुसलसल किए जा रहे हैं, आज से नहीं किए जा रहे, मुसलसल कर रहे हैं। जमहूरियत आमरीत, आमरीत जमहूरियत, ये एक ऐसे दायरे का सफ़र है जिसके अंदर हम चलते चल जा रहे हैं। इससे बाहर निकलने का ना हमारा इरादा है और ना ही हमने कभी कोई हिम्मत जुटाई है। इमरान खान साहब स्टेटस को से लड़ने आए थे, स्टेटस को चैलेंज करने आए थे, स्टेटस को बहीरा अरब में फेंकने आए थे, लेकिन क्या हुआ, वो उसी स्टेटस को का हिस्सा बन गए। वो तमाम लोग जिनके बारे में वो ये कहते थे कि इनकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम करप्ट हुआ, वो तमाम के तमाम लोग उनकी कैबिनेट में थे। वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब ये साबका हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं और कर्जे लेके खा गए हैं। उन्हीं हुकूमतों के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो इमरान खान साहब की काबीना के वज़ीर ख़जाना थे, चाहे वो अब्दुल हफीज़ शेख हों, चाहे वो शौकत तरीन हों। उसके साथ वो मिनिस्ट्रीज़ आप देखें, खुसरो बख्तियार हर एक मिनिस्ट्री हर एक दौर के अंदर, उमर अयूब हर एक जो है जमात का उन्होंने अपने सीने पर तमगा सजाया और हर एक हुकूमत के अंदर वो वज़ीर रहे हैं। इस जैसे बेशुमार लोग हैं, फ़रूग नसीम देख लें, बेशुमार लोग हैं इनकी काबीना के अंदर। गुलाम सरवर खान जो मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं और वो इमरान खान साहब के पास भी रहे हैं। लिहाजा ये जो कौलो फेल का तजाद है ये बढ़ता चल जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त अब उन्होंने देख लिया कि यार ये जो सारा निज़ाम है मेरा, ये निज़ाम हल नहीं हो पाएगा। वो जो चाहता हूँ मैं इलेक्शंस के ज़रिए इक़्तिदार में आना, वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो चीफ़ हैं वो ख़ुद भी इस बारे में तगो दो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो फाइनेंशियल मेस है
उसमें से बाहर निकलें। उसके लिए IMF के प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है। अब IMF के प्रोग्राम के रास्ते में खुद रुकावटें डाल रहे हैं। अब चूंकि रुकावट डाल दी है, अब ये पता चला है कि जनाब ये रुकावट डालने की वजह ये थी कि उधर से राब्ता हो जाए, एक फ़ोन कॉल आ जाए कि अच्छा यार तू मिलना चाहना है, आ जा के मिल, 10 दिन की तकलीफ है। अब वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये जो बेचैनी है ये बढ़ती चली जा रही है, ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है और ये नज़र आ रहा है कि अब रियासत ने अब टारगेट कर लिया है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस है, चाहे वो FIA की इंक्वायरी है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, चाहे वो ये जो सदाकत और अमानत के हवाले से मामला है जो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, वो हर एक चीज़ निकलती चली आ रही है। अब उन्हें पता है कि किसी एक जगह पर भी मैं फंस गया तो काम ख़त्म है, लिहाजा वो उस खोबे में बचने से पहले ये चाहते हैं कि मामला ठीक कर लिए जाए। उसके लिए लोग मुतहरक हैं। लोग कौन मुतहरक हैं? परवेज़ खटक साहब मुतहरक हैं और चौधरी परवेज़ लाई साहब मुतहरक हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं। इन दोनों की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से एक दफ़ा ये बिठा दिया जाए आमने सामने, और बिठाने के बाद उसके बाद बातचीत आगे चल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से वो अभी बैठने पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि ये जो सिचुएशन है जो आपने पैदा कर दी है, जिस तरीके से आपने मोमेंटम बनाया है, जिस तरीके से आपने तनकीद का निशाना बनाया है, जिस तरीके से ट्रेंड्स चले हैं, जिस तरीके से करैक्टर असैसिनेशन हुई है, इसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि आए बैठे हमारे साथ बात करें? बात नहीं हो सकती। यही वजह है कि उनको जो जवाब दिया गया वो यही दिया गया कि जनाब अभी साहब दौरे पे हैं, अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद कहा गया जनाब जो अवेलेबल होना उदो दस दो, असी रब्ता कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि किसी ना किसी को किसी ना किसी जगह पर आकर ब्रेक लगानी है, रुकना है, अपने नैरेटिव को रोकना है, अपने बयानिए से पीछे हटना है। लेकिन पीछे हटने के लिए कोई मादा नहीं है, और ये है वो अलमिया जो इस वक्त जिसका हम सामना कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए, सब लोगों की मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नेशनल इंटरेस्ट पर नहीं होना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जनाब क्या एक ऐसे शख्स को जो इतना मुंतकिम मिजाज हो, उसको दोबारा उसको पूरे एक सिस्टम के ज़रिए जिस तरीके से पहले इक़्तिदार में लाया गया था वैसे इक़्तिदार में लाना मेरा ख्याल है कि यह नामुनासिब है। हाँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, उसके अंदर इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत, क्या मैं कहता हूँ मुकम्मल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 100 की 100 सीटें जीत जाएं, कोई हर्ज नहीं है। फिर उनका राइट, फिर वो आएँ इक़्तिदार में रहें, उनको लेजिटिमेट हुक्मरान के तौर पर तस्लीम भी किया जाएगा और उनकी इज्जत भी की जाएगी। लेकिन इस तरह नहीं, ये वाला काम गलत है। चाहे कोई भी करे, नवाज शरीफ साहब करें, आसिफ जरदारी साहब करें, इमरान खान साहब करें, गलत है और गलत की हिमायत नहीं की जा सकती। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।